नमस्ते दोस्तों। आपको पता है हम इकिगाई बुक रीड कर रहे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 3। दो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू थेरेपीज जो ऑथर ने हमें बताई हैं। एज यू नो वी आर रीडिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सो रीड विद मी। व्हाट इज लोगोथेरेपी? It helps you find reason to live. लोगोथेरेपी एक कारण बताती है जीने का। The search for meaning. The search for purpose became a personal driving force that allowed Frankl to achieve his goals. The process of logotherapy can be summarized into these 5 steps. विक्टर फ्रैंकल थे जिन्होंने लोगोथेरेपी के बारे में डिस्कवर किया। ही फाउंडेड लोगोथेरेपी और उन्होंने इसको 5 पॉइंट्स में समराइज किया है। अ पर्सन फील्स एम्प्टी, फ्रस्ट्रेटेड और एंशियस। सिम्टम्स क्या है? देयर इज़ अ पर्सन जो एम्प्टी है, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और एंशियस है। द थेरेपिस्ट शोज हिम दैट व्हाट ही इज़ फीलिंग इज़ द डिज़ायर टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ। तो थेरेपिस्ट उसे बताता है कि एक तरीके की फीलिंग है जिसमें वो अपनी लाइफ का पर्पस या कुछ मीनिंगफुल ढूंढ रहा है जो उसे करना चाहिए। द पेशेंट डिस्कवर्स हिज लाइफ पर्पस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। सो उसके बाद पेशेंट्स जो हैं वो खोज करते हैं और अपनी लाइफ का पर्पस, उद्देश्य ढूंढ लेते हैं। Of his own free will, the patient decides to accept and reject that destiny. और वो अपनी मर्जी से चीज़ें एक्सेप्ट करता है। अगर किस्मत कह सकते हैं तो उसको किस्मत को एक्सेप्ट करता है, अपनाता है, या टोटली रिजेक्ट करता है या नहीं अपनाता है। The newfound passion for life helps him overcome obstacles and sorrows. So जो उसका उद्देश्य है या जो पैशन है या जो एक नई चीज़ जो वो डिस्कवर करता है और जो उसे लाइफ में करनी है, वो उसकी मदद करती है किसी भी ऑब्स्टैकल, कोई भी रुकावट या कोई भी उदासी उसके जीवन में है उसको हटाने के लिए। These are the 5 steps that Viktor Frankl is summarizing this therapy in, that is logotherapy. Next, the topic is fight for yourself. Existential frustration arises when our life is without purpose or when the purpose is skewed. In Frankl's view, however, there is no need to see this frustration as an anomaly or a symptom of neurosis. Instead, it can be a positive thing, a catalyst for change. So, विक्टर फ्रैंकल की जो थ्योरी है उन्होंने साफ साफ स्टेट करा है, बताया है हमें कि जो भी पेशेंट हैं यहाँ पे और उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है या लगता है कि हमारी लाइफ एकदम अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो उसको एज अ फ्रस्ट्रेशन देखते ही नहीं हैं और वो पेशेंट से भी यही अपनाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है या ये कोई सिम्टम नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपकी लाइफ में बदलाव लेके आएगी। Logotherapy does not see this frustration as mental illness, the other way forms of therapy do, but rather as spiritual anguish, a natural and beneficial phenomena that drives those who suffer from it to seek a cure, whether on their own or with the help of others, and in so doing to find great satisfaction in life. It helps them change their own destiny. सो लोगोथेरेपी फ्रस्ट्रेशन को एक मेंटल इलनेस नहीं मानती है, किसी भी तरीके की मानसिक बीमारी या मानसिक रोग के तौर पे नहीं लेती है। वो इसको एक स्पिरिचुअल एंग्विश के तौर पे लेती है, वो इसको आध्यात्म से जोड़ती है और वो कहते हैं कि ये तो एक नेचुरल चीज़ है, ये एक स्वभाव है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और लाभदायक होने के साथ साथ वो पेशेंट धीरे धीरे ठीक होगा, या तो खुद से या फिर दूसरों की मदद से।
ही विल फाइंड अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, और साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा संतुष्टि भी मिलेगी अपनी लाइफ में, और वो अपने पाथ भी बदल देगा. नेक्स्ट, द टॉपिक here is better living through logotherapy. A few key ideas. So कुछ important points हैं logotherapy को लेके, उनको पढ़ते हैं. We don't create the meaning of our life. As Sartre claimed, we discover it. हम अपनी लाइफ का मीनिंग क्रिएट नहीं करते हैं, हम उसकी खोज करते हैं, हम उसे डिस्कवर करते हैं, अकॉर्डिंग टू साट्रा. We each have a unique reason for being, which can be adjusted or transformed many times over the years. सबका एक रीज़न है हमारे यहाँ होने का, जो एडजस्ट होता रहता है और चेंज भी होता रहता है ओवर द ईयर्स. यानी धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगते हैं. आपको लगता होगा कि अभी ये करना है, फिर वो करना है, बट वो चेंजेस आते रहते हैं जो स्वाभाविक है. Just as worry often brings about precisely the thing that was feared, excessive attention to a desire or hyper intention can keep the desire from being fulfilled. So, जैसे ही हम चिंता करते रहते हैं और फियर करते हैं, और साथ साथ ये भी होता है कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं. वो ठीक भी है, क्योंकि वो शायद हमें उस चीज़ को फुलफिल करने में आगे मदद करे. ह्यूमर कैन हेल्प ब्रेक नेगेटिव साइकिल्स एंड रिड्यूस एंजाइटी. किसी भी तरीके का ह्यूमर, किसी भी तरीके की हंसने की प्रक्रिया, वो नेगेटिव साइकिल को ब्रेक कर सकती है. इस तरीके से हम अब चिंताओं को भी कम कर सकते हैं. तभी कहते हैं हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. We all have the capacity to do noble or terrible things. The side of the equation we end up on depend on our decisions, not on the condition in which we find ourselves. हमारे सबके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि हम अच्छी चीज़ें करें या बुरी चीज़ें करें. वो किस पे डिपेंड करता है, या तो हम अपनी कंडीशन को लेके रोते बिलखते रहें, या फिर हम अपने डिसीजंस लें. सो ये डिपेंड करता है कि हम अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं, ना कि हमारी कंडीशन पर. नेक्स्ट, कुछ केस स्टडीज़ हैं, जिसमें सबसे पहली केस स्टडी विक्टर फ्रैंकल की है. चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. In German concentration camps, as in those that would later be built in Japan and Korea, psychiatrists confirmed that the prisoners with the greatest chance of survival were those who had things they wanted to accomplish outside the camp, those who felt a strong need to get out of there alive. So यहाँ पे जो जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, जो बाद में जापान और कोरिया में भी थे, जो साइकियाट्रिस्ट थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कंफर्म करा कि जो कैदी वहाँ पे थे उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. कौन से कैदियों के? जो चाहते थे कि वो बाहर जाके कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई उनका मकसद है जो अधूरा रह गया उसको पूरा करना चाहते हैं, और उनकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ील थी, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा थी, बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा थी कि वह जिंदा रहें और यहाँ से बाहर निकलें. This was true of Frankl, who, after being released and successfully developing the school of logotherapy, realized he had been the first patient of his own practice. So here, Frankl भी वहीं पे थे. तो Frankl जब रिलीज़ हुए जेल से, तो उन्होंने सक्सेसफुली एक लोगोथेरेपी का सेंटर बनाया, स्कूल ऑफ लोगोथेरेपी बनाया, और उन्होंने ये महसूस किया कि वे पहले पेशेंट हैं अपनी ही प्रैक्टिस के. जो उन्होंने लोगोथेरेपी बनाई, उस चीज़ से वो गुजरे, उनके पास एक मकसद था, वो ज़िंदा रहना चाहते थे, और उन्होंने स्कूल ऑफ लोगोथेरेपी बनाया जो उनका उद्देश्य था. तो इस वजह से वो खुद के पहले ही पेशेंट बने, और उन्होंने लोगोथेरेपी की जो खोज की थी उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ. Frankl had a goal to achieve, and it made him persevere. He arrived at Auschwitz carrying a manuscript that contained
all the theories and research he had compiled over the course of his career ready for publication. When it was confiscated, he felt compelled to write it all over again, and that need drove him and gave his life meaning amid the constant horror and doubt of the concentration camp. So much so that over the years, and especially when he fell ill with typhus, he would jot down fragments and keywords from the lost work on a scrap of paper he found. फ्रैंकलिन के पास एक गोल था। वो हमेशा एक मैन्युस्क्रिप्ट कैरी करते रहते थे जिसमें उनकी सारी थ्योरी जो उन्होंने रिसर्च करी थी अपने करियर के दौरान, और वो पब्लिश भी करना चाहते थे जो भी उनका रिसर्च वर्क था। लेकिन जब वो उनसे छीन लिया गया तो उनके अंदर और ज़्यादा फोर्स पैदा हुई कि वो उसको दोबारा से शुरू से पूरा लिखें। और इसी तरीके से देयर केम अ मीनिंग इन हिज लाइफ, देयर केम अ पर्पस। उनके पास एक उद्देश्य आया और उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वो लोग थे, और इट वाज द सिचुएशन वाज नॉट अकॉर्डिंग गोइंग अकॉर्डिंग टू हिम। स्टिल उन्होंने, जब वो बीमार भी थे तो वो एक कोई भी पेपर का टुकड़ा ढूंढते थे और वहाँ पे वो लिखना शुरू कर देते थे ताकि उनकी जो थ्योरी है, जो उनका रिसर्च वर्क है, वो बेकार ना जाए। सो इसी तरीके से विक्टर फ्रैंकल ने अपनी इस एंजाइटी को ओवरकम करा और खुद के ही पेशेंट बने और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाया। नेक्स्ट जो केस स्टडी है विक्टर फ्रैंकल ने, वो बता रहे हैं अबाउट द ग्रीफ स्ट्रिकन डॉक्टर, एक डॉक्टर जो बहुत उदास था। An elderly doctor, unable to overcome the deep depression into which he had fallen after the death of his wife 2 years earlier, went to Frankel for help. So ये एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर थे और बहुत डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी 2 साल पहले, और वो फ्रैंकल के पास आए मदद के लिए। Instead of giving him advice or analyzing his condition, Frankel asked him what would have happened if he had been the one who died first. So फ्रैंकल ने उनको कोई सुझाव नहीं दिया। फ्रैंकल ने उनकी कंडीशन को एनालाइज नहीं करा, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि एक ही क्वेश्चन उन्होंने उनके पूछा उनकी कंडीशन के बारे में कि भाई अगर तुम्हारी वाइफ पहले मर जाती तो कैसा होता। The doctor, horrified, answered that it would have been terrible for his poor wife and that she would have suffered tremendously. तो डॉक्टर ने रिप्लाई करा, उन्होंने जवाब दिया कि भाई अगर वो पहले मर जाती तो उनके लिए ये बहुत ही बुरा सदमा होता और वो शायद इस सदमे से निकल नहीं पाती। To which Frankel responded, "You see, doctor, you have spared her all that suffering, but the price you have to pay for this is to survive and mourn her." उन्होंने कहा ठीक है, तुमने उस सफरिंग से जिससे वो गुजरती, उस सदमे से वो गुजरती, उससे तुमने उनको आज़ाद कर दिया है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी कि तुम्हें इस सच के साथ जीना पड़ेगा। The doctor didn't say another word. He left Frankel's office in peace. After taking the therapist's hand in his own, he was able to tolerate the pain in place of his beloved wife. His life had been given a purpose. डॉक्टर ने फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला, उन्होंने थेरेपिस्ट का हाथ अपने हाथ में लिया और वो एक ऐसी स्थिति में आ गए थे कि वो अपना जो पेन था उसको टॉलरेट कर सकते थे। एक शांति आ गई थी एंड उनको एक पर्पस मिल गया था जीने का। So that was logotherapy. Next one is Morita therapy. In the same decade that logotherapy came into being, a few years earlier, in fact, Shoma Morita created his own purpose-centered therapy in Japan. It proved to be effective in the treatment of neurosis, obsessive-compulsive disorder, and post-traumatic stress. लोगोथेरेपी के बाद शोमा मोरिटा ने कुछ साल पहले ही उसी डेकेड में मोरिटा थेरेपी को क्रिएट किया था और ये बहुत ज़्यादा लाभदायक थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी तनाव से गुजर रहे थे। In addition to being a psychotherapist, Shoma Morita was a Zen Buddhist.
and his life left a lasting spiritual mark on Japan. सो शोमा मोरेटा एक साइकोथेरेपिस्ट थी और वो एक जैन बुद्धिस्ट थे, सॉरी। एंड उनकी थेरेपी जो थी वो जापान में बहुत ही ऊंचे स्तर की मानी जाती है, आध्यात्म को लेके भी। So Morita therapy is not meant to eliminate symptoms. Instead, it teaches us to accept our desires, anxiety, fears and worries and let them go. So Morita therapy किसी भी तरीके के जो symptoms होते हैं उनको हटाने का काम नहीं करती है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमें जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे डर हैं, जो भी चिंताएं हैं, हम उनको लेट गो करें, उनको पहले एक्सेप्ट करें, उनको पहले अपनाएं और फिर उनको जाने दें। As Morita writes in his book, Morita Therapy and the True Nature of Anxiety-Based Disorders, in feelings, it is the best to be wealthy and generous. So, Morita ने अपनी किताब में भी लिखा है कि इन फीलिंग्स इट इज़ बेस्ट टू बी वेल्दी एंड जनरस। मतलब जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं उनमें हमें वेल्दी भी होना है और साथ साथ जनरस काइंड भी होना है। सो देर आर 4 phases ऑफ मोरिटा थेरेपी। मोरिटा थेरेपी के 4 फेज हैं। मोरिटा ओरिजिनल ट्रीटमेंट which last 15 to 21 days consist of the following stages. So जो डॉक्टर मोरिटा हैं उनकी जो एक ट्रीटमेंट है वो 15 से 20 दिन तक चलती है और उसकी 4 स्टेजेस हैं। सो चारों स्टेजेस को थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं। फर्स्ट स्टेज इज आइसोलेशन एंड रेस्ट, 5 to 7 days। पहली है कि अपने आप को आइसोलेट करिए, एकदम अलग हो जाइए सबसे, और आपको रेस्ट करना है 5 से 7 दिन के लिए। During the first week of treatment, the patient rests in a room without any external stimuli, no television, books, family, friends, or speaking. All the patient has is his thoughts. So first week of treatment में पहले हफ्ते में पेशेंट सिर्फ अपने रूम में होता है, उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, ना उसके पास कोई टेलीविज़न है, ना किताबें हैं, ना कोई घर वाला है, ना कोई दोस्त है, और ना ही वह किसी से बोलता है। बस पेशेंट होता है और अपने उसके विचार होते हैं साथ में। So when the patient gets bored and want to start doing things again, he is ready to move on to the next stage of therapy. और इन 5-7 दिनों में जब पेशेंट बोर होने लगता है और वो ऑल ओवर एक नई शुरुआत करना चाहता है तो नेक्स्ट थेरेपी शुरू होती है। लाइट ऑक्यूपेशनल थेरेपी है इसका नाम, और ये भी 5 से 7 दिन तक चलती है। In this stage, the patient performs repetitive tasks in silence. One of these is keeping a diary about his thoughts and feelings. The patient goes outside after a week of being shut in, takes walks in nature, and does breathing exercises. So, शांति के साथ वह कुछ प्रक्रियाएं हैं जो बार बार रिपीटेशन पे करता है, दोहराता है। वह अपनी डायरी लेता है और उसमें अपने विचार लिखता है, अपनी फीलिंग्स को लिखता है। और पेशेंट इस समय बाहर जाने लगता है और ही ट्राइज टू टेक वॉक्स इन नेचर, बाहर घूमता है, खुले में घूमता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है और कुछ बाकी की एक्टिविटीज़ भी करता है, जैसे कि गार्डनिंग, ड्राइंग और पेंटिंग, अपने आप को इंडल्ज करने के लिए कुछ क्रिएटिव कामों में। During this stage, the patient is still not allowed to talk to anyone except the therapist. So patient किसी और से बात नहीं करता इस दौरान भी, और वो सिर्फ अपने थेरेपिस्ट से बात कर सकता है। जो थर्ड स्टेज है दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इट ऑल्सो लास्ट 5 to 7 days। 5 से 7 दिन तक ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चलती है। इन दिस स्टेज द पेशेंट परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर फिजिकल मूवमेंट। Dr. Morita liked to take his patients to the mountains to chop wood. In addition to physical tasks, the patient is also immersed in other activities such as writing, painting, or making ceramics.
सो यहाँ इस स्टेज पे वो फिजिकल मूवमेंट करता है, अपनी बॉडी मूवमेंट करता है। डॉक्टर मोरेटा अपने पेशेंट्स को पहाड़ों पे भी ले जाते थे, इवन वहाँ पे वो लकड़ी भी काटते थे। और फिजिकल टास्क के अलावा पेशेंट यहाँ पे और तरीके की एक्टिविटी भी करता है, जैसे वो कुछ लिखता है, पेंट करता है, चित्र बनाता है, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करता है जिससे उसकी बॉडी मूवमेंट होती है। द पेशेंट कैन स्पीक विद अदर्स एट दिस स्टेज बट ओनली अबाउट द टास्क एट हैंड। वो दूसरों से बातें कर सकता है बट जो भी वो कर रहा है सिर्फ उसी के बारे में। लास्ट एंड द फोर्थ स्टेज इज द रिटर्न ऑफ सोशल लाइफ एंड द रियल वर्ल्ड, यानी वो वास्तविक दुनिया में वापस आता है। द पेशेंट लीव्स द हॉस्पिटल एंड इज रीइंट्रोड्यूस्ड टू सोशल लाइफ but maintains the practice of meditation and occupational therapy developed during treatment. The idea is to re enter society as a new person with a sense of purpose and without being controlled by social or emotional pressures. So, यहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, अपनी सोशल लाइफ में जाता है, लोगों से बातें करता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करता रहता है अपनी मेडिटेशनल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी को जो उसने सीखा है। तो इसका पूरा आइडिया ये है कि वो एकदम बदल गया है, उसने एक ब्रेक लिया है, काफ़ी चीज़ों को महसूस किया है, और वो बदलाव उसके लिए सकारात्मक होता है यहाँ पे, जिसमें उसको एक उद्देश्य मिलता है, और वो अब बीइंग विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय सोशल और इमोशनल प्रेशर, जो भी उसके विचार हैं या जो भी सोशल प्रेशर है उसके ऊपर वो अब हावी नहीं होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू read chapter 4 in the next session. This was chapter 3. I hope you have learned a lot. Let me know in the comments what you have learned. आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके लिए ये फ़ायदेमंद हुआ ये चैप्टर रीडिंग, और आपने इससे क्या क्या सीखा, तो कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट।